हेलो स्टूडेंट। आज इस वीडियो में 9th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए स्टार्टिंग थोड़ा सा सब्जेक्ट छूट रहा था, वो इस वीडियो में लेकर आए हैं। और इस वीडियो में आपके लिए कुछ फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं जिनकी इजीली डेफिनेशंस आप किस तरह से समझ सकते हो और दे सकते हो, अपने नोट्स में लिख सकते हो। कुछ फिजिकल क्वांटिटीज हमने बोर्ड पे लिखी हुई हैं और उस तरह की फिजिकल क्वांटिटीज को लिखा है जिनके फॉर्मूले फ्रैक्शनल फॉर्म में दे रखे हैं। तो इनकी डेफिनेशंस आप इजीली अपने नोट्स में कैसे लिख सकते हो, ये सारी लिखनी है। चेक करेंगे, ध्यान रखना। ये कुछ फिजिकल क्वांटिटीज हैं 9 के लगभग सारी, इतना ही कुछ लिखना है। इससे आपको एक पैटर्न पता चल जाएगा, एक तरीका फिजिकल क्वांटिटीज की डेफिनेशन देने का। और इसी वीडियो में आपको डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट का जो फ्रैक्शनल फॉर्म है उसकी वैल्यूज क्या होनी चाहिए, क्या इनमें अंतर है, उसके बारे में बताएंगे। छोटा वीडियो है, पूरा देख लेना। सबसे पहले आता है घनत्व के बारे में, आपको बताते हैं। घनत्व का जो फॉर्मूला है वो है मास अपॉन वॉल्यूम, डेंसिटी। कोई पदार्थ है, उसकी डेंसिटी आपको निकालनी है तो द्रव्यमान बटे आयतन, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो इसमें डिनोमिनेटर में जो भी फिजिकल क्वांटिटीज है, सबसे पहले उसको आप यूनिट कर देते हैं। और जैसे ये मास है, तो मास क्या होता है, किसी भी बॉडी के अंदर, किसी भी मटेरियल के अंदर प्रेजेंट होता है, उपस्थित होता है। तो आप डेंसिटी, किसी भी मटेरियल की कोई बॉडी है उसके डेंसिटी की आपको परिभाषा देनी है। उसके लिए आपको फॉर्मूला पता है, तो क्या करोगे, यूनिट वॉल्यूम में, किसी बॉडी के, किसी भी ऑब्जेक्ट के यूनिट वॉल्यूम में प्रेजेंट जो मास होता है, दैट इज कॉल्ड डेंसिटी ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। किसी भी वस्तु के एकांक आयतन में उपस्थित द्रव्यमान, उसका घनत्व कहलाता है। इसका मात्रक जब लिखेंगे तो घनत्व का मात्रक, द्रव्यमान का मात्रक यानी मास का यूनिट आप लिख देंगे, किलोग्राम में मेजर किया जाता है। और वॉल्यूम, इसका मात्रक मीटर क्यूब। वॉल्यूम L इंटू बी इंटू एच, मीटर इंटू मीटर, मीटर क्यूब, मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर, मीटर क्यूब। तो डेंसिटी यूनिट वॉल्यूम में प्रेजेंट मास। अब मान लीजिए कोई भी दो वस्तु हैं और जिनका आपने बराबर वॉल्यूम ले लिया, यानी यूनिट वॉल्यूम और यूनिट वॉल्यूम। एक जो वस्तु है उसका यूनिट वॉल्यूम में जो द्रव्यमान है वो कम है, दूसरी जो वस्तु है उसका यूनिट वॉल्यूम में प्रेजेंट जो मास है, द्रव्यमान है, उसकी अपेक्षा अधिक है। तो निश्चित रूप से उसकी डेंसिटी अधिक हो जाएगी। यूनिट वॉल्यूम में प्रेजेंट मास अधिक होने से क्या हो जाएगी, डेंसिटी अधिक हो जाएगी। और उसी यूनिट वॉल्यूम में मास कम होने की वजह से उसकी डेंसिटी कम हो जाएगी उस वस्तु की। तो जिन वस्तुओं की डेंसिटी कम, जिसमें यूनिट वॉल्यूम में प्रेजेंट जो मास है, एकांक आयतन में जो उपस्थित द्रव्यमान है, वो जैसे ही कम होगा डेंसिटी कम हो जाएगी। मास कम होने का मतलब क्या है, वह वस्तु हल्की हो जाएगी। और एकांक आयतन में उपस्थित द्रव्यमान ज्यादा हो जाएगा तो निश्चित रूप से वो वस्तु भारी हो जाएगी। अब इसके बाद आते हैं चाल। चाल के लिए फॉर्मूला है दूरी बटे समय, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो इसकी परिभाषा आप कैसे देंगे, किसी वस्तु के द्वारा एकांक समय में, अभी जो बताया था, नीचे जो डिनोमिनेटर है उसको यूनिट करना है। तो किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में, यूनिट टाइम में, डिस्टेंस क्या होती है, डिस्टेंस को तो कवर करना पड़ता है, चलना पड़ता है, तय करना पड़ता है। तो किसी भी वस्तु की चाल है तो कैसे उसकी डेफिनेशन देंगे, तो किसी वस्तु द्वारा यूनिट समय में, एकांक समय में तय की गई दूरी उसकी चाल कहलाती है। किसी भी ऑब्जेक्ट के द्वारा यूनिट टाइम में जो डिस्टेंस कवर्ड की जाती है, दैट इज कॉल्ड द स्पीड ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। थर्ड, वेलोसिटी। वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है, वेग का, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अभी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट 9th के स्टूडेंट्स के लिए अभी समझाएंगे इसको। तो अभी फॉर्मूला याद करेंगे और किस तरह से डेफिनेशंस दी जाती हैं। चलिए इसकी अभी यूनिट लिख देता हूं। दूरी को मापने के लिए आप क्या प्रयोग करेंगे, मीटर, और टाइम को मापने के लिए सेकंड। 9th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए हमने 11.001 जो वीडियो है हमारा 11th क्लास के लिए जो बनाया है, उसमें आप डायमेंशंस एंड इट्स यूजेस, उसमें
आपको यूनिट्स के बारे में बताया गया है काफी, वो वीडियो आप देख सकते हैं, उससे यूनिट क्लियर हो जाएंगे। तो यहां हम सीधे सीधे यूनिट लिखते जा रहे हैं फिजिकल क्वांटिटीज की। वेग विस्थापन बटे समय, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट को भी, हाँ ये क्या हो जाएगी, इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, यूनिट टाइम में कवर्ड जो डिस्प्लेसमेंट होगा, यूनिट टाइम में जो कवर्ड डिस्प्लेसमेंट होगा, दैट इज द वेलोसिटी ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। एक्सीलरेशन यानी त्वरण, त्वरण की जो फॉर्मूला है वो क्या है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो किसी भी वस्तु के द्वारा यूनिट टाइम में उसके वेलोसिटी में जो चेंज होता है, किसी भी वस्तु के, कोई भी मान लीजिए मूविंग ऑब्जेक्ट है, गतिशील वस्तु है, उसके पर यूनिट टाइम में उसकी वेलोसिटी में जो चेंज होगा, दैट इज कॉल्ड द एक्सीलरेशन ऑफ दैट ऑब्जेक्ट, उस वस्तु का त्वरण कहलाएगा। शक्ति, पावर, पावर का फॉर्मूला है W अपॉन टी, वर्क डन अपॉन टाइम। तो इसकी डेफिनेशन आप क्या दोगे, किसी भी वस्तु के द्वारा यूनिट टाइम में, एकांक समय में कार्य क्या है, किया जाता है। एकांक समय में किया गया कार्य उस वस्तु की शक्ति कहलाता है। इनकी यूनिट लिखते चलते हैं अभी। इसकी क्या हो जाएगी, मीटर पर सेकेंड। तुरंत एक्सीलरेशन, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, तो वेलोसिटी की यूनिट लिखेंगे। अभी जो वेलोसिटी की यूनिट आई है वही जो स्पीड की आई है, मीटर अपॉन सेकेंड। चेंज इन वेलोसिटी, तो इसकी यूनिट आ गई मीटर अपॉन सेकेंड इनटू, और टाइम की यूनिट और लिखेंगे सेकेंड, तो इसकी यूनिट हो जाएगी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एक्सीलरेशन की यूनिट हो जाएगी। अब इसके बाद आता है शक्ति, पावर। इसका फॉर्मूला है वर्क डन अपॉन टाइम, ये बता दिया आपको, P इक्वल टू W अपॉन टी, और कार्य की यूनिट होती है जूल, और समय की हो जाएगी सेकेंड, तो इसकी यूनिट हो जाएगी जूल पर सेकेंड। इसके बाद दाब, प्रेशर। प्रेशर होता है दाब इज इक्वल टू बल बटे क्षेत्रफल, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स अपॉन एरिया। प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, F अपॉन ए। ये P W अपॉन टी है, तो ये रिप्रेजेंट करेगी पावर को, P इक्वल टू F अपॉन ए है, तो P रिप्रेजेंट करेगा प्रेशर को। तो किसी वस्तु के यूनिट एरिया पर लगने वाला जो फोर्स होता है वह उस वस्तु पर दाब कहलाता है। किसी वस्तु के, किसी भी ऑब्जेक्ट के यूनिट एरिया पर, ए डिनोमिनेटर में है, यानी एकांक क्षेत्रफल पर अप्लाइड जो फोर्स होता है, अप्लाइड यानी आरोपित जो बल होता है, उस वस्तु पर वह दाब कहलाता है, P इक्वल टू F अपॉन ए। इसका यूनिट क्या बनेगा, PF न्यूटन, और क्षेत्र, ये जो एरिया है, क्षेत्रफल है, इसका यूनिट क्या बन जाएगा, मीटर स्क्वायर। प्रेशर का यूनिट बन जाएगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब इसके बाद आते हैं इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट, इनकी जब हम डेफिनेशन आपको दे रहे हैं, एक तरीका बताया जा रहा है कि इस तरह से फ्रैक्शनल फॉर्म में कोई भी फिजिकल क्वांटिटी का फॉर्मूला दे रखा है, तो इजीली आप डेफिनेशन कैसे क्रिएट करेंगे, कैसे बोलेंगे, कैसे समझेंगे उसको। वैद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट, वैद्युत धारा I इक्वल टू होता है Q अपॉन टी, ये फॉर्मूला होता है इसका, I इक्वल टू Q अपॉन टी। तो वैद्युत धारा इज इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम। तो चार्ज क्या होता है, किसी भी कंडक्टर में चार्ज जो है फ्लो होता है, प्रवाहित होता है, बहता है। तो चार्ज को हमने ब्रैकेट में क्या लिख दिया, फ्लो। ये है चार्ज ऑफ फ्लो, फ्लो ऑफ चार्ज अपॉन टाइम। तो वैद्युत धारा की आप डेफिनेशन क्या देंगे, चार्ज ऑफ फ्लो होता है, क्या बताया था अभी, किसी कंडक्टर से होकर फ्लो होता है। तो किसी कंडक्टर से यूनिट टाइम में फ्लो होने वाला चार्ज, यूनिट टाइम में फ्लो होने वाला चार्ज उस कंडक्टर में बहने वाली धारा, वैद्युत धारा को प्रदर्शित करता है। इसका जो मात्रक है, यूनिट है, चार्ज की यूनिट होती है कूलाम, C लिख दिया मैंने, और टाइम की होती है सेकंड, कूलाम पर सेकंड। इसे एम्पियर बोलते हैं, AMPR, एम्पियर। कूलाम पर सेकंड को ही एम्पियर बोला जाता है। इसके बाद है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, वैद्युत विभव। वैद्युत विभव के बारे में बताते हैं, केवल डेफिनेशन किस तरह से क्रिएट की जाती हैं वो बता रहे हैं, और वो फिजिकल क्वांटिटीज जो फ्रैक्शनल फॉर्म में लिखी हुई हो, केवल उनके बारे में बता रहे हैं।
इस तरह से आप डेफिनेशन समझेंगे तो कोई भूलेंगे नहीं, डेफिनेशंस आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए वैद्युत विभव V इक्वल टू होता है W/Q, ये लिखा हुआ है। अब ये क्या है, वर्क डन है W, और Q है चार्ज। अब चार्ज को ले जाने में किया गया कार्य, अब चार्ज को क्या करना पड़ेगा आपको, यूनिट, क्योंकि डिनोमिनेटर में है, तो यूनिट चार्ज को ले जाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है, विभव। लेकिन जब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम पढ़ते हैं तो एक पूरी चैप्टर हो जाता है पोटेंशियल का, और उस समय इसकी परिभाषा हम जो पढ़ेंगे, अब चार्ज को ले जाने में किया गया कार्य कहां से कहां तक, वो भी उसमें मेंशन किया जाएगा उस समय। लेकिन आपको, क्योंकि 9th में स्टार्टिंग में केवल हम इनके द्वारा यही बता रहे हैं कि आप डेफिनेशंस किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं, तो दैट इज सफिशिएंट फॉर 9th क्लास स्टूडेंट। यूनिट चार्ज को ले जाने में किया गया कार्य, वैसे तो यह है इनफाइनाइटी से किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी भी पॉइंट तक यूनिट चार्ज को ले जाने में किया गया कार्य, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट दैट पॉइंट। तो वैद्युत विभव की परिभाषा आप क्या समझ सकते हैं यहां से, क्योंकि जब चैप्टर आएगा इसका इलेक्ट्रिसिटी का, उस समय पढ़ेंगे, और वो भी 10th में, 9th में नहीं है। तो यूनिट चार्ज को ले जाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है, वैद्युत विभव। इसकी डेफिनेशन है क्या, अनंत से किसी यूनिट चार्ज को वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य उस बिंदु पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाता है। इसे अनुपात के रूप में भी बोल देते हैं, लेकिन क्योंकि हम इस समय जो आपको बता रहे हैं डिनोमिनेटर को यूनिट करते हुए डेफिनेशंस क्रिएट कर रहे हैं, इसलिए मैं यूनिट चार्ज को ले जाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, वैद्युत विभव। 9th है पृष्ठ तनाव। क्या है, पृष्ठ तनाव, T इज इक्वल टू F/L, सरफेस टेंशन, कहीं एस भी लिख दिया जाता है इसको, F/L। सरफेस टेंशन हम पढ़ेंगे जब लिक्विड चैप्टर आएगा। इसकी डेफिनेशन पृष्ठ पर खींची गई इमेजिनरी जो लाइन होगी, काल्पनिक रेखा होगी, उस पर परपेंडिकुलर और प्रत्येक साइड में लगने वाला फोर्स होगा। लेकिन जिस हिसाब से हम आपको जिस उद्देश्य के साथ डेफिनेशन बता रहे हैं, उस तरह से यदि इसी डेफिनेशन को बोलें जिस तरह से आप समझ रहे हैं, तो यूनिट लेंथ पर क्या आएगा, सरफेस टेंशन के लिए यूनिट लेंथ पर अप्लाइड फोर्स, जो इमेजिनरी लाइन खींची जाती है पृष्ठ पर, उसके लिए उस समय बोलेंगे। तो आपको जो डेफिनेशन लिखनी है इसे छोड़ देंगे, पृष्ठ तनाव, सरफेस टेंशन, इन दोनों को छोड़ देंगे। ये 7 डेफिनेशंस आप लिख लेंगे, ये स्वयं लिखनी है आपको। प्रेजेंट मास पर यूनिट वॉल्यूम, प्रेजेंट मास इन यूनिट वॉल्यूम, ये क्या हो जाएगा, यूनिट टाइम में डिस्टेंस कवर्ड, कवर्ड डिस्टेंस, स्पीड, यूनिट टाइम में कवर्ड डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, यूनिट टाइम में जो वेलोसिटी में चेंज होता है किसी भी ऑब्जेक्ट की, दैट इज एक्सीलरेशन ऑफ दैट ऑब्जेक्ट, यूनिट टाइम में जो वर्क किया जाता है, वर्क डन होता है, ये उस वस्तु की पावर कहलाती है। यूनिट एरिया पर अप्लाइड जो फोर्स होता है उस वस्तु पर वह दाब को रिप्रेजेंट करता है। वैद्युत धारा I इक्वल टू Q/T, एकांक समय में यूनिट टाइम में जो फ्लो होने वाला चार्ज होता है, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। इसके बाद आपको जो बताने जा रहे हैं मिटा देते हैं। 9th वाले स्टूडेंट ध्यान देंगे, ये लिख लेना है आपको। अब इसके बाद आपको बताने जा रहे हैं डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, ये आपके स्टार्टिंग पॉइंट थे जो छूट चुके थे। इस वीडियो में ये पॉइंट पूरे हो जाएंगे, और फिर आगे के जो नेक्स्ट वीडियोस आएंगे, कंटिन्यू वीडियोस चलते रहेंगे, कोई बीच में कोई भी टॉपिक नहीं छोड़ेंगे। तो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, दूरी और विस्थापन। देखिए, दूरी जो होती है, कोई वस्तु जिस रास्ते पर चल रही है, उस रास्ते पर तय की गई जो कुल लंबाई है उस रास्ते की, वह उसकी दूरी कहलाती है। दूरी के लिए ये जो है स्केलर क्वांटिटी होती है। डिस्टेंस क्या होती है, स्केलर क्वांटिटी, अदिश राशि।
इसमें डायरेक्शन नहीं होती है, केवल दूरी का परिमाण होता है। जैसे ए से बी, बी से सी, दैट इज 90 डिग्री, 3 मीटर, 4 मीटर। कोई वस्तु है जिसने चलना आरंभ किया, ए से बी तक पहुंची 3 मीटर चलकर, और फिर इसके परपेंडिकुलर 4 मीटर चलकर पॉइंट सी पर पहुंचती है। तो इस रास्ते में जो पूरा रास्ता है वो है ए टू बी एंड बी टू सी। ये जो पाथ है, इसमें जो टोटल पाथ की लेंथ है वो कहलाएगी डिस्टेंस। कितनी होगी डिस्टेंस? 3 एंड 4। यहां डिस्टेंस जो होगी 7 मीटर। लेकिन जब हम डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट। यानी आपने चलना कहां से आरंभ किया था और लास्ट में आप पहुंचे कहां, उन दोनों बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है। जब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की बात करेंगे तो जो इनिशियल पॉइंट है, प्रारंभिक बिंदु है, और जो फाइनल पॉइंट है, अंतिम बिंदु है, एकदम सीधी लाइन उसकी तरफ हम खींच दें तो वह शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमको प्राप्त होगी, ये वाली, ये। और इस ट्रायंगल में ये क्या कहलाएगा? हाइपोटेनस। और ए सी आप निकालेंगे तो √3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, ए सी इजिकल टू क्या आ जाएगा? 5 मीटर। तो यहां पर विस्थापन जो तय किया गया वो कितना है? डिस्प्लेसमेंट 5 मीटर। तो इसमें हमने देखा डिस्टेंस जो कवर्ड की जा रही है वो 7 मीटर है और डिस्प्लेसमेंट केवल 5 मीटर है। डिस्प्लेसमेंट जो है ये वेक्टर क्वांटिटी होती है, वेक्टर सदिश। यानी इसमें जो डिस्प्लेसमेंट है इसे रिप्रेजेंट करने के लिए 2 चीजों की रिक्वायरमेंट होती है। फर्स्ट, इसका जो परिमाण है यानी जो न्यूमेरिकल वैल्यू है, और दूसरा एक डायरेक्शन, विस्थापन को मेजर करने के लिए। लेकिन दूरी को मेजर करने के लिए डायरेक्शन की आवश्यकता नहीं होती है, केवल परिमाण होता है और उसका मात्रक रहता है। अब इसमें ये दूसरी स्थिति देखते हैं, ए एंड दिस इज बी, 10 मीटर, 10 मीटर। कोई वस्तु है जिसने ए से चलना आरंभ किया और बी पर पहुंच जाती है। ये उसका फाइनल इनिशियल पॉइंट है और बी पर उसका फाइनल पॉइंट है। तो ऐसी स्थिति में वस्तु के द्वारा जो तय की गई दूरी है वो आपको दिखाई दे रही है, कितनी है? 10 मीटर। और वस्तु के द्वारा जो विस्थापन है, विस्थापन क्या होगा? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट, ए और बी के बीच की न्यूनतम दूरी। तो न्यूनतम दूरी के लिए क्या करोगे? एकदम सीधी लाइन खींचेंगे, ऐसे सीधे बी तक, यही लाइन आएगी सीधी, यही, और इससे कोई शॉर्टेस्ट डिस्टेंस नहीं हो सकती है। तो इस स्थिति में जो विस्थापन है 10 मीटर, यानी विस्थापन भी 10 मीटर है और दूरी भी 10 मीटर है। और यहां हम देख रहे हैं इस रास्ते में दूरी जो है विस्थापन से अधिक है। तीसरी कंडीशन देखते हैं हम। मान लीजिए कोई वस्तु है और इस तरह से एक रेक्टेंगल, एक रेक्टेंगल पथ पर चलकर ये 2 मीटर, 3 मीटर, 2 मीटर एंड दिस इज आल्सो 3 मीटर। अब ए से चली बी 2 मीटर, बी से सी 3 मीटर, सी से डी 2 मीटर, डी से ए 3 मीटर चलकर जो इसका इनिशियल पॉइंट था, प्रारंभिक बिंदु था, और ये पूरा एक चक्कर करके रेक्टेंगल पर और फिर उसी बिंदु पर आ गई। यानी इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट उसका सेम है। अब इसमें यदि जो दूरी है वो हम निकालते हैं तो क्या करेंगे? दूरी क्या है? टोटल लेंथ ऑफ द पाथ। तो पाथ कौन सा है? ये इसकी टोटल लेंथ निकालेंगे। 2 मीटर, 2 3 5 और 2 7 और 3 10। तो दूरी कितनी तय की इसने? 10 मीटर। लेकिन जब हम विस्थापन की बात करेंगे तो विस्थापन अभी क्या था? ये इनिशियल पॉइंट है, प्रारंभिक बिंदु है, और घूमकर हम यहीं पर आ रहे हैं, ये फाइनल पॉइंट भी है। तो ए से ए की दूरी क्या हो जाएगी? 0। तो यहां ऐसी स्थिति आ रही है
कि दूरी तो कवर्ड की, लेकिन उसके बाद में विस्थापन जब देखा जा रहा है तो जीरो हो रहा है। तो दूरी और विस्थापन, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के लिए डिस्टेंस जो है डिस्प्लेसमेंट से बड़ी होगी, डिस्टेंस जो है डिस्प्लेसमेंट के बराबर भी हो सकती है, और ऐसा भी हो सकता है कि काफी दूरी तय कर ली बावजूद उसके विस्थापन डिस्प्लेसमेंट फिर भी जीरो है। ये उस स्थिति में होगा जब इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट सेम हो जाएंगे, यानी घूमकर कोई वस्तु जहां से उसने चलना आरंभ किया था उसी स्थान पर पहुंच जाएगी। तो यहां से अभी हम देखते हैं दूरी बटे विस्थापन। दूरी बटे विस्थापन, देखिए दूरी बटे विस्थापन 7/5, तो इसकी जो वैल्यू आएगी 7/5 की 1 से अधिक आएगी, इज ग्रेटर देन 1। यहां पर दूरी बटे विस्थापन क्या हो रहा है, 1 से बड़ा हो रहा है, 7/5। और यहां से यदि दूरी बटे विस्थापन देखेंगे आप, दूरी बटे विस्थापन डिस्टेंस अपॉन डिस्प्लेसमेंट 10/10 इज इक्वल टू हो जाएगा 1। तो यहां से दूरी बटे विस्थापन डिस्टेंस अपॉन डिस्प्लेसमेंट 1 से बड़ा भी हो सकता है और उसके बराबर भी हो सकता है, इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 1, इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 1। और यदि विस्थापन डिस्प्लेसमेंट अपॉन डिस्टेंस की बात करेंगे तो, विस्थापन बटे दूरी की बात करेंगे तो, विस्थापन बटे दूरी 5/7, 5/7 की जो वैल्यू होगी वो 1 से कम होगी, लेस देन 1। और यहां विस्थापन बटे दूरी डिस्प्लेसमेंट अपॉन डिस्टेंस, विस्थापन बटे दूरी 10/10 इज इक्वल टू 1। तो इसमें देखेंगे दूरी बटे विस्थापन डिस्टेंस अपॉन डिस्प्लेसमेंट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होता है, और डिस्प्लेसमेंट अपॉन डिस्टेंस इज इक्वल टू हो जाएगा विस्थापन बटे दूरी इज लेस देन एंड इक्वल टू 1, इज लेस देन एंड इक्वल टू 1। तो ये थोड़ा सा टॉपिक आपका छूट रहा था, ये करा दिया गया है, इसको फेयर करना है आपको। इसके बाद जो 9th के नेक्स्ट वीडियोज हैं कंटिन्यू आप उन्हें रीड करते जाएंगे और अपने नोट्स तैयार करते रहेंगे। थैंक यू। 22 मिनट।